तू कहाँ स्टैंड कर रहा है भाई? तू हिंदी माध्यम है, तूने पहली बार बुक नहीं देखी, एनसीईआरटी बुक नहीं बाय की, तो तेरा तो होने ही वाला है यहाँ। जहाँ अदर स्टूडेंट 600, 550 ऐसे मार्क्स स्कोर कर रहे थे, मुझे वहाँ लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन इस बार अगर रुक गया तो फिर मैं क्या करूँगा। नवंबर में रिजल्ट देखता हूँ, वहाँ रहते हैं 80 मार्क्स। अब आप सोच रहे होगे कि ये बंदा तो एकदम रो दिया होगा और उल्टे सीधे ख्याल आए होंगे, आप जान सकते हो। मैं हंस रहा था, क्यों? उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ, काश मैं इस साल सेलेक्ट हो गया होता 22 में, तो मैं किसी मेडिकल कॉलेज में होता। और हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ और करेंटली मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी मध्य प्रदेश। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट से। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट आज जोश टॉक पर है और एमबीबीएस भी कर रहा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो हिंदी माध्यम से की है और होम टाउन से की है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। तो शुरुआत में मैं एकदम चिल टाइप इंसान था। जैसे देखो टाउन में रहते हैं जिनका, हमारा क्या होता है, ध्यान खेलने कूदने की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पढ़ाई। कि मुझे लगता था जस्ट ट्यूशन जाना है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है और बस। लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि पहली बात तो मैं जैसे दोस्तों में घूमने लगा बहुत ज़्यादा। अब 3-3 4-4 घंटे हम तालाब के पास जाके गेमिंग कर रहे हैं। फ्री फायर में इतना ज़्यादा उलझ गया। साथ ही मैं इंस्टाग्राम पे मैं आप मानोगे नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा चैटिंग में उलझ गया। और जब 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए नॉर्मल, तो हाफ ईयरली में मैं बेसिकली बायोलॉजी में, आप सोच नहीं सकते हो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट जिसने बायोलॉजी अपने हिसाब से ली है, खुद चूज़ किया है बायोलॉजी को, वो उसमें बहुत मतलब सिर्फ 1 नंबर से पास हुआ था जस्ट, और वो भी बहुत गुज़ारिश करने के बाद, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल से था हिंदी मीडियम, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल था। अब बात करते हैं, जैसे ही अब ईयरली एग्ज़ाम हुए, तो लास्ट में कोविड आ गया था। तो मैं पास तो होने नहीं वाला था, लेकिन कोविड की वजह से जो वो मार्कशीट बनी तो उसमें मेरे 55% आए। अब आती है 12th। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ ट्रेंड चलता है 10th बढ़िया करनी है, 12th बढ़िया करनी है, बाकी तो ठीक है देखा जाएगा। तो मेरे को इस बीच 12th में एक योजना हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की पता चलती है कि यदि आपने 90% एबव बना लिया तो आपको बीएससी में एक स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ ही में 25,000 एक स्कॉलरशिप मिलती है, वो एज़ अ रिवॉर्ड मिलता है। तो वो जो 2.5 लाख थे वो मिलने थे 5,000 पर मंथ। तो मैंने सोचा सही है, बीएससी भी करूँगा और ये 5,000 मिलेंगे, स्टूडेंट लाइफ एकदम चिल हो जाएगी। ये सीन, क्योंकि मेरा माइंडसेट वही था, एक तो इंस्टाग्राम चलाना, दोस्तों में घूमना और थोड़े बहुत पैसे आ जाएँ तो बस उसमें एकदम मज़े करना। अब लेकिन 12th में क्या था, लॉकडाउन तो वो 11th से कंटिन्यू ही था। तो 12th के सितंबर तक मैंने एक नया मोबाइल ले लिया, तो मेरे को रील्स, उस टाइम रील्स नया फीचर आया था, मैं बनाने लगा। तो दिसंबर तक ऐसा दिन आया कि मेरी एक रील चली गई वायरल, 6 लाख व्यूज़ आ गए। अब मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। अब आप सोच रहे हो कि इसने जुलाई से सितंबर, दिसंबर तक क्या किया? जैसा कि मेरे अंदर आ चुका था कि अब नीट निकालना है, तो नीट के मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज़ यूट्यूब पर सर्च किए, ऑनलाइन सर्च किए, कहीं से हिंदी माध्यम मिल जाए। कि घरवालों से बोल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पिताश्री जो हैं, उनका नॉर्मल अनाज का हमारा व्यापार है। तो 1 साल से जो बंद चल रहा था ड्यू टू कोविड, तो कुछ ऐसा नहीं था कि हमारे पास 5 से 6 लाख रुपए पड़ा हो, क्योंकि 3 से 4 लाख आपको पता है कोटा में लग जाते हैं। तो मैंने कहा भी नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे ये पता था कि यदि मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाऊँगा भी, तब भी वो मेरे को लोग, अगल-बगल वाले लोग, टीचर ये बोलेंगे, तेरे तू कहाँ स्टैंड कर रहा है भाई? तू हिंदी माध्यम है, तूने पहली बार बुक नहीं देखी, एनसीईआरटी बुक नहीं बाय की, तो तेरा तो होने ही वाला है, यहाँ 500-500 वाले पहले ही बैठे हुए हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि अब ऑनलाइन ही जाऊँगा। अब हिंदी माध्यम का उस टाइम कोई भी बैच नहीं था, ना ही कोई गाइडेंस कि कोई हिंदी माध्यम से इंग्लिश में पहुँचा हो। तो मेरे को गाइडेंस ज़ीरो थी और ना ही कोई बैच था। फिर मैंने डिसाइड किया, कोई नहीं, मैं इंग्लिश बैच लूँगा। अब ये डिसीज़न बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए, मैंने लेकिन ले लिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं उस टाइम। कि आप खुद सोचो, लॉकडाउन लगा हुआ है, टाइम है, तो मैंने कहा इसी में इन्वेस्ट करता हूँ। जस्ट मैंने जून में बैच बाय कर लिया। अब आप सोच नहीं सकते, जून में मेरा मन नहीं लगा पहली बात। मेरे को हिंदी से इंग्लिश इतना टफ रहता था, लाइक हमारे में 2-2 घंटे के 3 लेक्चर आते थे। 2-2 घंटे के लेक्चर को देखने में मेरे को 4 घंटे लगते थे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मेरे को गूगल ट्रांसलेट साइड में रखना होता था। उसी मोबाइल से बार-बार स्किप करता था, कभी किसी घर का दूसरा मोबाइल उठा लिया। क्यों? सर ने वो क्या लिखा? दिक्कत ये होती है ना कि पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री में रहता है, पहले ही चैप्टर से कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो गई। वो होता है मोल कांसेप्ट, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हमारे लिए वो था अणु संरचना। अब उसके टीचर ज़िक्र नहीं करता, ड्रॉपर बैच जो कि होता है ना, मैंने पीडब्ल्यू का बाय किया था। अब उसमें तो वो टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं कि ड्रॉपर बच्चा है, 11th-12th में कुछ तो पढ़ा होगा। मैं ऐसा कि जो कि हिंदी माध्यम भी था और पढ़ा तो फिर कुछ था ही नहीं। आपको पता ही, 11th में 55 और 12th में जनरल प्रमोशन, और 12th के प्री बोर्ड हाफ ईयरली में मेरे जस्ट पासिंग मार्क्स आते थे। अब ऐसा-ऐसा हुआ सितंबर तक, चलो चीज़ें समझ आने लगी। 12 साल से जो व्यक्ति हिंदी पढ़ रहा था, इंग्लिश नहीं आती उतनी हम लोगों को, क्योंकि हिंदी माध्यम होते हैं, हिंदी पे ही फोकस रहता है, इंग्लिश की अलग से कोचिंग लगाते हैं और जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। फिर 12 सितंबर को 2021 की बात कर रहा हूँ, नीट का एग्ज़ाम होना था। अब इसके 1 महीने पहले आ जाती है खबर, तो मैंने वो जो फॉर्म था भर दिया था, जस्ट बिकॉज़ कि मेरे को मेरी औकात, मेरी जहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ, वो पता लग जाए। ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स माँग रहा है और मेरे को कहाँ तक जाना है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, उस साल
जब नवंबर में रिजल्ट आया, मैं पढ़ रहा था, कंटिन्यूअसली पढ़ रहा था फर्स्ट ड्रॉप में अपने। नवंबर में रिजल्ट देखता हूँ, वहाँ रहते हैं 80 मार्क्स। अब आप सोच रहे होगे कि ये बंदा तो एकदम रो दिया होगा और उल्टे-सीधे ख़्याल आए होंगे, आप जान सकते हो। मैं हँस रहा था, क्यों? मेरे को डर था यार कि भाई 80 कैसे आ गए? मैं तो तुक्के मार के आया था। मतलब मेरे को क्वेश्चन पता नहीं थे वो चीज़ क्या थी। मतलब मैं आ रहा, कई कई सारे क्वेश्चन बने, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुक्के लगाए और 80 मार्क्स आए। अब मैं खुश था क्योंकि मेरे को लगा था नेगेटिव मार्क्स आएँगे। मैंने सुना है 10th में हमारे यहाँ किसी की अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास नहीं होता है, 33% मार्क्स नहीं आते, तो उसको बोल देते हैं कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मेरे तो नीट में 10% मार्क्स आए, मतलब 33 कहाँ 10। तो बोल देते कि तू मत कर, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैं जस्ट मोबाइल पे पढ़ता रहता और पढ़ता रहता। अब सब लोगों को ये लगता है, क्योंकि मोबाइल से लोग ज़्यादातर लोग मिसयूज़ करते हैं, तो मेरे घरवालों को लगता था ये दिन भर करता क्या है? मैंने बताया मैं पढ़ रहा हूँ, इससे एमबीबीएस होती है ये वो, तो घरवालों को लगा ठीक है करते चलो। मेरे पापा ने सजेस्ट किया कि तुम साइड में कोर्स कर लो, नॉर्मल कोर्स कर लो जिसमें कम क्लासेस जानी हो और तुम साइड में पढ़ते रहो, क्योंकि विश्वास था। क्या विश्वास था? ये नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो कि मैं पढ़ाई तो बहुत कर ही रहा था और नई-नई जो टेक्निक्स होती हैं कि शॉर्ट नोट बनाना, उसको वॉल पर चिपकाना, पूरे घर के सामने की इस साइड की दीवार, इस साइड की दीवार भरी हुई थी सिर्फ़ नोट्स से। क्योंकि चीज़ें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो इंग्लिश वाली थी। मैंने ये नहीं देखा कि चलो आज इंग्लिश नहीं बन रही तो इसको स्किप करता हूँ। मैंने कंटिन्यू 3-4 महीने वही गूगल ट्रांसलेट वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई किया और साथ ही में वो जो जैसे हिंदी का कोई इंग्लिश वर्ड हुआ, मैंने वही कॉपी में लिख लिया, ऊपर लिख लिया, साइड में लिख लिया, कोई पेज था उसमें लिख के वॉल पर चिपका रहा हूँ। जितनी सारी चीज़ें मैं कर सकता था वो कर रहा था। साथ ही में जैसे मैं वॉक पे गया, जैसे सुबह वॉक कर रहा हूँ तो भी हिंदी इंग्लिश सीख रहा हूँ, डिक्शनरी थी वो भी देख रहा हूँ और मेन चीज़ जो रहती है उन पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था कि जो इंग्लिश की, जिससे मेरा क्वेश्चन बन सके। क्योंकि जैसे ही मैं फिज़िक्स का क्वेश्चन पढ़ने जाता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था कि ये पूछ क्या रहा है। मेरे को मेथड आती थी, मेरे को फ़ॉर्मूला आता था, लेकिन चीज़ नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक थी, ना कि फिज़िक्स। उसके बाद सारे एफर्ट्स जब लगा चुका था पूरा, दिसंबर का महीना आता है जहाँ मेरे को चीज़ें समझ में आने लगती हैं। दिक्कत क्या होती है कि पूरा जून से लेकर सितंबर, अक्टूबर तक का ये बैकलॉग बन जाता है, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से नहीं पढ़ रखा था, लेकिन आप सोच सकते हो कि 2-2 घंटे, 6-6 घंटे के जो ओवरऑल लेक्चर थे, वो 12-16 घंटे में लगाता था। तो इससे मेरी डीपीपी मिस हो जाती थी, कभी टेस्ट मिस हो गए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई मेरे साथ। अब इन चीज़ों को कंपनसेट करने के चक्कर में मेरे को दिन के 16 से 18 घंटे, आप बिलीव नहीं करोगे कि एक व्यक्ति जिसने 11th में मतलब इतने टाइम सब किया है पढ़ाई के अलावा, वो 16 से 18 घंटे स्टडी को देने लगा है। मेरे अंदर ये आ गया था बहुत ज़्यादा कि मेरे को प्रूफ करना है कि 80 से घर से पढ़ के, ऑनलाइन बैच से पढ़ के अपन सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ये घर वालों को, आस-पास वालों को लगता था कि ये कर क्या रहा है, ये इस लड़के ने तो कहीं कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया। ये लगने लगता है सबको कि इसके दोस्त कॉलेज जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है, ये घर पे पड़ा-पड़ा कर क्या रहा है। ये मेरे साथ भी सीन हुआ। लेकिन वही जनवरी का जब मंथ आता है, हमारी 12th स्टार्ट होती है, क्योंकि ड्रॉपर बैच था, तो जून से लेकर दिसंबर तक 11th चलती है, फिर देन उसके बाद 12th। अब 11th हाफ इसमें भी वेस्ट हो गई थी, लेकिन हाफ पर मेरी अच्छी कमांड थी। 12th आती है, जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ मेरे को दिक्कत तब आई जब मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। 300 से 350 ऐसे मार्क्स आ रहे थे मेरे और सिलेबस एंड होने को आया। मतलब जहाँ अदर स्टूडेंट 600, 550 ऐसे मार्क्स स्कोर कर रहे थे, मुझे वहाँ लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन इस बार अगर रुक गया तो फिर मैं क्या करूँगा? नीट के लिए, नीट का एग्ज़ाम जुलाई में होना था इस बार। 2 से 3 महीने बचते हैं जिसमें मैं रिवीज़न कर सकता था, लेकिन गलती मेरी एक हो गई, मैंने देखे टॉपर्स इंटरव्यू। क्यों? मैंने अपने टाइप के नहीं देखे कि किसी के 80 मार्क्स थे तो वो सेलेक्ट हो गया, किसी के 150 थे, 250 थे। मैंने टॉपर्स इंटरव्यू देखे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए हैं और साथ ही में कितने मार्क्स से 700, 710। उन लोगों ने तो यार पढ़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। उनका जो टफ पार्ट होता है ना, लाइक उनका जो ईज़ी पार्ट होता है वो हमारे लिए टफ पार्ट होता है। अब उनके ये वर्ड्स थे कि लास्ट के 2 से 3 महीने मॉक टेस्ट लगाओ, जितने लगा सकते हो। 1 दिन में 2 भी लगाओ, 1 लगाओ। ये वैलिड उसके लिए होता है जिसको सिलेबस अच्छे से आता है। मैंने रिवाइज़ नहीं किया था अच्छे से, लेकिन मैंने सुन लिया कि चलो मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसी से होना है जो होना है। पढ़ना तो ठीक है, पढ़ लूँगा उसके थ्रू। अगर मैं डेली का 1 मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, तो सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ और थोड़ा बहुत ही पढ़ रहा हूँ। मैं ना उसकी एनालिसिस कर रहा और ना ही जो गलत क्वेश्चन हुए उसको अलग से एक नोटबुक में लिख रहा। ये सबसे बड़ी गलती थी और अब इस गलती का खामियाज़ा मेरे को भुगतना पड़ा। अब नीट 2022 के एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। इस दिन मैं एंग्ज़ायटी से भरा हुआ, क्यों? उसके 1 दिन पहले मेरे को नींद नहीं आती है। मैं सोता हूँ 2 से 3 बजे और मेरी नींद खुल जाती है 4:30-5 बजे। पूरी नीट की जर्नी में 4:30 पे कभी नहीं उठा, 5 साढ़े 5 ऐसे उठा हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ के पढ़ता था। यहाँ सिर्फ 2 से ढाई घंटे सोया और ज़्यादातर वीडियोज़ देख रखी थी कि यदि आप 8 घंटे सो के नहीं जाते हो तो आपका एग्ज़ाम खराब होता है। ये बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी थी, जो कि मेरे हिसाब से एक गलत चीज़ थी, लेकिन मैंने क्या बताऊँ, ये बैठ चुका था कि तूने 8 घंटे नहीं सोया है, तेरा पेपर तो खराब होने वाला है। जैसे-तैसे करके घरवालों का आशीर्वाद लेके मैं निकल चलता हूँ छतरपुर की तरफ। बेसिकली टाउन से हमारे 17 किलोमीटर दूर है छतरपुर, तो वहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है। मैं भैया के साथ जाता हूँ। अब जैसे ही मैं बाइक से उतरा, मेरे पैर काँपने लगे। क्यों? 1 साल से
ये सबसे ज़्यादा घूमने वाला, गेमिंग करने वाला, जो तालाब के साइड बैठ के गेम खेल रहा है, चैटिंग करने वाला, मतलब ऐसा टाइप का लड़का 1 साल से घर से बाहर नहीं निकला है। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही, कैसा होगा? मैंने तो सोया भी नहीं, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे तो मॉक टेस्ट में कल 450 मार्क्स आए थे, यहाँ मेरे को एटलीस्ट 560 तो चाहिए है मध्य प्रदेश में सिलेक्शन लेने के लिए। अब इस एंग्ज़ायटी के साथ, इसी थॉट के साथ मैं एग्ज़ाम सेंटर में एंटर कर जाता हूँ और फिर 3 घंटे 20 मिनट जब एग्ज़ाम दे के निकलता हूँ, तो पता चल जाता है कि इस बार नहीं होने वाला। अब वो 3 घंटे 20 मिनट इतना ईज़ी नहीं थे। मैं जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, मेरे दिमाग में वही बातें चल रही कि यार तू सोया नहीं है, तेरी एफिशिएंसी गलत है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब क्वेश्चन वो नहीं बन रहा है यदि, तब ये थॉट आता था। कोई हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति मेरे को देख रहा है और वो सोच रहा है कि इंग्लिश कन्वर्ट कर लूँ। पहला सजेशन ये रहेगा, आज की डेट में हिंदी माध्यम के भी उपलब्ध हैं, आप वो करो। अब मेरी आप स्ट्रैटेजी सुनो क्या रहती थी। मैं डेली रिवाइज़ करने लगा था, डेली का डेली जो पढ़ रहा था, वो नहीं छोड़ रहा था। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लाइक मान लो मैंने आज पहला लेक्चर किया, उसको सेकंड लेक्चर पे नेक्स्ट डे तब तक नहीं जाता था जब तक पहला लेक्चर रिवाइज़ ना हो, उसके मैंने नोट्स ना बना लिए हों और डीपीपी ना कर रखी हो और एनसीईआरटी ना पढ़ रखी हो। मतलब ये चारों चीज़ें जब तक नहीं कर रखी हो, तब तक मैं सेकंड लेक्चर देखता ही नहीं था। इसका फ़ायदा बताता हूँ आपको। लेक्चर नंबर 9 मूल कंसेप्ट का चलो ले लेते हैं, उसमें 10 से 12 लेक्चर लगते हैं। तो यदि आपका 12वां लेक्चर आप देखने जा रहे हो, तो आपने पूरे के पूरे जो पहला लेक्चर था ना, 11 बार रिवाइज़ कर लिया है। अब किसी चीज़ को आपने 10 से 11 बार पढ़ लिया है, आप हिंदी से हो, मराठी से हो, गुजराती से हो, कहीं से भी हो, 11 बार किसी चीज़ को आपने देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया, उसके क्वेश्चन लगा लिए, तो कैसे नहीं बनेगा वो टॉपिक? वो टॉपिक मेरे को एग्ज़ाम तक याद रहता था। ऑब्वियस सी बात है 12th वाला लेक्चर जो होता था वो एक ही बार रिवाइज़ होता था, तो उसको मैं संडे टू संडे कि हाँ भाई आज इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है, ये इस संडे को टेस्ट में आने वाला है, तो इसको रिवाइज़ करना है। और टेस्ट के लिए मैं क्या करता था, लाइक इस संडे को टेस्ट है, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा शेड्यूल रहता था कि मंडे ट्यूसडे मैंने फिजिक्स करनी है, देन उसके बाद मुझे केमिस्ट्री करनी है, देन बायोलॉजी। लास्ट में बायोलॉजी इसलिए क्योंकि उसमें याद करने वाला पार्ट ज़्यादा होता है और टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं इससे। ये पूरी चीज़ें मैंने फॉलो की। अब ये चीज़ इतनी ईज़ी लग रही है ना कि लाइक पहले लेक्चर को 12वें दिन ही तो रिवाइज़ करना है, ये उतनी ज़्यादा ईज़ी नहीं होती है। अब आप सोचो 12वां लेक्चर लेते वक़्त आपको पूरे के पूरे 11 लेक्चर रिवाइज़ करने हैं, टाइम टेकिंग तो है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको एंड में पता चलता है। आज यदि आपने 16 घंटे दे दिए, तो लास्ट में जो आप पैनिक करोगे, वो सिलेक्शन ना होने का फ़ियर रहेगा, वो बहुत घट जाएगा। यही मेरे साथ हुआ था, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मेरी ड्यू टू एंग्ज़ायटी की वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने 15 से 20 क्वेश्चन गलत कर दिए थे। मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में जाना था और मेरे को खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, ये मेरा पहले से प्री डिसाइडेड था। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों को अपने यहाँ के लोगों को ये बताना था कि सिर्फ़ तुम 12th में नॉर्मल कोर्स नहीं करो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, तुम बड़े-बड़े एग्ज़ाम निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई एग्ज़ाम्पल तो होना चाहिए था। तो मैं अपने आप को वो एग्ज़ाम्पल बनाना चाहता था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ऑनलाइन बैच से पढ़ूँगा, कोटा भी नहीं जाऊँगा और सिलेक्शन लेके रहूँगा। ये चीज़ फिर मैंने अपने बड़े पापा को मना कर दिया कि कॉलेज ही नहीं मिला। मैंने उनको झूठ बोल दिया, मैंने काउंसलिंग में फिर वो कॉलेज का नाम ही नहीं डाला। अब नवंबर का महीना आ जाता है, मैं अपने 3 महीने वेस्ट कर चुका होता हूँ, मोस्ट प्रीसियसली जो नीट एस्पिरेंटली होते हैं, और इस बार मई में एग्ज़ाम होना था। लगभग 5 से 6 महीने बचते हैं। तो अक्टूबर के एंड में मैं लाइब्रेरी जॉइन करता हूँ। नवंबर अच्छा जाता है, लाइब्रेरी में बहुत अच्छा मैं माहौल था पढ़ने का, दिन भर पढ़ता था। सुबह गया, शाम को आया था, 7 बजे जाता था, रात के 8 बजे आता था। दिसंबर एंड में फिर कुछ एक ऐसी घटना होती है कि जिसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली टूट जाती है। लाइक मेरी जो दीदी थी, उनकी डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज़ किडनी फेलियर। अब उनका ऐसा नहीं, इलाज चल रहा था, प्रॉपर चल रहा था, लेकिन वही था, झांसी तक जाना पड़ता था, है ना? तो इस बीच 10 से 15 दिन का गैप हो जाता था। उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ, काश मैं इस साल सेलेक्ट हो गया होता 22 में, तो मैं किसी मेडिकल कॉलेज में होता और बड़े-बड़े डॉक्टर से मेरी थोड़ी तो पहचान होती। तो मैं कुछ ऐड ऑन कर सकता था कि अपनी दीदी को बचाने के लिए। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है सही में। घर में अगर आप पढ़ते हो तो घर का एक-एक व्यक्ति आपको देखता है पढ़ते हुए। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, सबने देखा है, और इवन मेरी दीदी ने कि ये दिन-दिन भर सिर्फ़ पढ़ रहा है, इसने केक नहीं काटी अपने बर्थडे की। वो भी बोली थी, तूने केक क्यों नहीं काटी है? सबने अपना बर्थडे मनाया, तुमने क्यों नहीं मनाया? कितना डेडिकेटेड हो चुका है कि इसको एमबीबीएस ही करनी है। तो फिर मेरे को लगा कि यार उनके सामने मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, चलो कोई नहीं, इस बार पूरा एफर्ट लगाऊँगा और बन के ही रहूँगा। तो फिर 10 दिन निकल जाते हैं ऐसे, क्योंकि मैं नहीं अपने आप को बिल्कुल वो बोलता हूँ कि बाउंस बैक, वो नहीं हो पा रहा था। फिर 5-6 दिन लाइब्रेरी भी गया, वहाँ भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। लेकिन फिर ऐसे-ऐसे करते 15 से 20 दिन निकल गए। मेरे को वो दीदी को दिखाना था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। अब भले ही उन्होंने कहीं से भी वो देख रही हो, एटलीस्ट मेरे को डॉक्टर बनना ही था। सेकंड ये कि मेरे अंदर से सिर्फ़ था कि मेरे को एमबीबीएस ही करनी है, भले ही मेरे को एक और ड्रॉप लग जाए, तो मैं वो नहीं चाहता था। फिर ऐसे-ऐसे करते-करते मेरी तीनों चरणों में आरसीटी कंप्लीट हुई
और साथ ही साथ मैं लाइब्रेरी भी जाता रहा, आरसीटी करवा के तुरंत लाइब्रेरी और पढ़ता था। अब आता है अप्रैल का महीना, फिर मैंने सोचा कि मैंने वो सारी चीज़ जो इंप्रूवमेंट लिखी थी कि विवेक इस साल तेरे को लाइब्रेरी जाना है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। 1 महीना बचा है, तूने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, लास्ट ईयर वाला हाल ना हो जाए। क्योंकि इस बार भी मैंने वो मॉक टेस्ट पिछली बार जैसे लगाए थे, प्रिंट आउट निकलवाता मैं, प्रिंट आउट निकलवा के लगाता था, लेकिन वो मेरे को इफेक्ट नहीं की। मेरे को उससे लगा था कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। फिर मैं जाता हूँ 1 महीने के लिए इंदौर, जो कि मेरे पड़ोस के भाई अरेंजमेंट करवा देते हैं एक हॉस्टल का, वहाँ मैं रहता हूँ और फिर वहाँ मैं विद्यापीठ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। पहला टेस्ट जब मैं देने जाता हूँ, मेरे आते हैं 425 मार्क्स। अब इसके पहले जब मैं घर से दे के आया था तब थे 480 मार्क्स, अब वहाँ जाके 425। घर वालों का फ़ोन आता है कि पहला टेस्ट हो गया, कैसा? मतलब उन्हें अब देखो एक्सपेक्टेशन अब बढ़ जाती है। जब मैंने उनको सब नीट के बारे में बता दिया, एमबीबीएस करना है, पिछले साल कुछ मार्क्स से रह गया था, तो अब एक्सपेक्टेशन यहाँ पहुँच जाती है। और अब आप ये भी सोचते हो, सोसाइटी वाले पूछते होंगे कि आपका लड़का कहाँ है, तो बोले वो तो बस एमबीबीएस करने ही वाला है इस साल, ऐसे बोल देते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होता है उन्हें कि हमारा लड़का कर देगा, क्योंकि मैं तो दिन भर से पढ़ता ही था। तो उस वजह से उनका कॉल आता है कि क्या मार्क्स रहे? मैं झूठ बोल देता हूँ पापा से, पापा 525 मार्क्स आए थे 425। क्यों उन्हें ये ना लगे कि यार ये वहाँ जाके कुछ डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट में हो गया था, कैसे हो गया था? मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकला था। वो पहला टाइम था मैं इंदौर में गया, मेरे से अकेली चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। धीरे-धीरे कमबैक किया, 450 मार्क्स आए, 480 आए, 470 आए, लेकिन एंड तक वो 510, 515 तक ही ले गया मैं। 525 एट द एंड मेरे, जो अगर देखा जाए तो 480 से लेके 520 के बीच ही मार्क्स आते रहे हमेशा, 520, 525। अब आता है नीट एग्ज़ाम डे, मगर मैं इस दिन ऐसा डरा हुआ नहीं था। रीज़न कि पहली बात तो मैंने जो इम्प्रूवमेंट सोचे थे कि लाइब्रेरी जाऊँगा, सेकंड मॉक टेस्ट मेरे को ऑफलाइन वाले देने हैं, वो दोनों चीज़ कर ली थी। अब कोई रीज़न नहीं था कि मैं अब फिर से फेल हो जाऊँ, बिल्कुल भी कोई रीज़न नहीं था। तो मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मैं इस साल करके ही रहूँगा। अब जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था नीट के लिए इंदौर में, वो जस्ट 1 किलोमीटर दूर था, जो कि मैं विद्यापीठ के टेस्ट देने जाता था। तो जिस दिन मैं वो टेस्ट देने जा रहा था, मेरे को सिर्फ ये लगा कि मैं एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट ही देने जा रहा हूँ। इस वजह से क्या था, स्ट्रेस लेवल लास्ट टाइम के कंपेयर में बहुत डाउन था, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज था। मैं जाता हूँ पेपर देता हूँ, खुश होकर आता हूँ कि इस बार तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। रिजल्ट आता है, 567 मार्क्स बनते हैं, और जो कि हमारे मध्य प्रदेश में सेफ मार्क्स हैं फॉर जनरल कैटेगरी। इसके तो एवरेज मार्क्स 482, 525 थे, 567 कैसे? अप्रॉक्स 40-50 मार्क्स का जंप कैसे, वो भी नीट के एग्जाम में, जहाँ लोग 600 लाते हैं तब 540, 550 ला पाते हैं, जहाँ डिक्रीज करते हैं। मेन पॉइंट ये था कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ था, साथ ही में स्ट्रेस लेवल कम था लास्ट ईयर के कंपेयर में। अब ये गलती मैंने दोहराई नहीं, तो जस्ट मेरी आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, जो भी नीट एस्पिरेंट हो, एग्जाम डे के दिन पैनिक नहीं करना है, स्ट्रेस में नहीं जाना, क्योंकि जो साल भर आपने करना था वो कर लिया, एग्जाम डे तो वो वैसा ही होगा। आप ज़्यादा स्ट्रेस में जाओगे तो बेकार जाएगा। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जोश टॉक का, जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया ताकि मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को बता सकूँ। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा, क्योंकि एनवी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट है कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कांटेक्ट करेंगी, और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाएं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।